हमारे साथ आपदा लघु जलसंसाधन विभाग के मंत्री हैं संतोष सुमन जी। संतोष जी, कि बाढ़ खत्म हो गया, क्या तैयारियां आप लोगों की अब? देखिए, बाढ़ एक चुनौती था और हम सब ने मिल करके पूरे राज्य सरकार आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके अगुवाई में हम बाढ़ पर काबू पा सके हैं। उनके जो क्षमता है और उन्होंने जिस तरह से हम सबको प्रेरित किया काम करने के लिए, जिस तरह से सारे पदाधिकारी, खास करके जिला पदाधिकारी हों, खास करके आपदा विभाग के बहुत सारे पदाधिकारी, एसीएस हमारे श्री प्रत्यय अमरीश जी, और हम 3-4 लोगों को भी डिप्यूट हम लोग तरफ से किया गया था, आईएएस रैंक के पदाधिकारी को। आपदा विभाग के साथ साथ और भी जो विभाग हैं, कंसर्न विभाग, जिस तरह से जल संसाधन विभाग हो, जिस तरह से आरडब्ल्यूडी हो, आरसीडी हो और कृषि विभाग हो, जितने विभाग सबके लोग लगे हुए थे, सारे पदाधिकारी लगे हुए थे और लोकल प्रशासन लगा हुआ था, मीडिया के लोग भी लगे हुए थे। अलर्ट सिस्टम बहुत एक्टिव था। एक कारण से हम बाढ़ को काबू कर पाए हैं और बिहार एक आपदा से निकल चुका है। अब सिर्फ काम रह गया है पुनर्वास का, जो क्षतिपूर्ति हुई करना है, जो क्षति हुई है उसका आकलन करना है। अब आकलन कर करके उनको बीच में सहायता पहुंचाना, इसके लिए भारत सरकार की टीम गृह मंत्रालय के अगुवाई में एक पार्थ सारथी, मिस्टर पार्थ सारथी एक जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के पदाधिकारी हैं, उनके साथ आ रही है। और हम समझते हैं कि 22 को कुछ क्षेत्रों का दौरा करने के बाद 22 को यहाँ के पदाधिकारियों से मीटिंग करेगी। मीटिंग करने के बाद केंद्र सरकार के समक्ष वो रिपोर्ट पेश करेगी कि बिहार में इतना क्षति हुआ है और हमने जो पैसे दिए हैं अभी उसके अलावा भी क्या ज़रूरत है। तो हम लोग एक मसौदा तैयार करके केंद्र सरकार के समक्ष अभी कितना की क्षति हुई है और कितना केंद्र सरकार से आप लोगों को मिला है और आगे का क्या डिमांड होगा? देखिए, अभी क्षति का हम एग्जैक्ट ब्यौरा नहीं दे सकते हैं। हम अभी इतना ही दे सकते हैं कि हमने जो जितने लोग परिवार प्रभावित थे उनके बीच में 7,000 रुपये जो डीबीटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 फेज़ में दिया, एक 4 तारीख को, एक 9 तारीख को, वो 605 करोड़ रुपया है। 605 करोड़ रुपया हमने दिया है। हम कृषि विभाग को फसल प्रतिपूर्ति के लिए अभी 491 करोड़ रुपया दे चुके हैं और भी आगे आकलन हो रहा है। अभी तो कितने घर टूटे हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से कटाव के कारण ख़त्म हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसका आकलन चल रहा है। केंद्रीय टीम भी आ रही है, वो भी आकलन करेगी और उसके बाद हम वहाँ पर केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। लेकिन हम लोग अभी अपने स्तर से, हम राज्य सरकार के स्तर से और इस विभाग के स्तर से 3,638 करोड़ रुपये का एक रफ बना के दिया है और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन सरकार पूरी तरह से राज्य का खजाना का अधिकार उन आपदा पीड़ितों के लिए है। जितना भी होगा, जितना भी आकलन होगा, सरकार उसको प्रतिपूर्ति करने के लिए सक्षम है। हमारे पास अभी एक चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं कि बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 45 के आसपास पहुंच गई है। आज से 2 साल पहले यानी 14 दिसंबर 2022 को भी 73 लोगों की जो है जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी। अब आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि लगातार जो है विपक्ष आप लोगों के ऊपर हमलावर है, कह रहा है कि सत्ता के संरक्षण की वजह से शराब माफिया पल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक शराब का सेवन करने के बाद एक सामाजिक जागरूकता का विषय है और इसलिए बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी लागू की है। ये कारण सिर्फ यही था कि जो मौतें हुई हैं वो मौत ना हो, और उनकी दूरदर्शिता, उनकी जो विज़न है, इस कारण से उन्होंने शराब यहाँ बंदी यहाँ लागू, शराब पूर्णतः हमारे यहाँ शराबबंदी है। और छोटी मोटी घटना जैसे एक तरह कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं और कुछ लोग उस प्रवृत्ति के होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, जिनका काम ही है कानून तोड़ना। ऐसे लोगों के कारण कभी इस तरह की बातें हो जाती है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि जो भी लोग इसके पीछे है, सरकार पूरी शक्ति के साथ उनके साथ निपटने जा रही है, वो बचने नहीं जा रहे हैं। ये दुखद है कि बिहार के लोग, गरीब लोग खास करके जो रोजी रोटी की कमाई में इधर उधर जाते हैं, 2 वक्त की रोटी आते हैं कमा के, तो 2 वक्त की रोटी उनको परिवार को मिलता है। ये दुखद घटना हुआ है। इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी लागू की थी कि ऐसे लोगों के साथ दुर्घटना ना हो, घटना ना हो। लेकिन दुर्भाग्य से घटना हुई है। सरकार संवेदनशील है, सरकार इसको ऊपर देख रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं
निरीक्षण कर रहे हैं, स्वयं समीक्षा कर रहे हैं, स्वयं पदाधिकारियों के स्तर पर बातें कर रहे हैं। जो भी होगा सरकार के द्वारा करेगी और उन लोगों को ज़रूर कठोर से कठोर सज़ा मिले कि इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस बात का आश्वस्त हम आपको संतोष जी, करते हैं। हमने जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक किया है, न्यूज़ बाइस्कोप की टीम ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, इसमें जिस चौकीदार को अभी निलंबित किया गया है उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। पटना में मार्केट है, 2 तल्ला मकान है, दिल्ली में फ्लैट है, जहां ये घटना हुई है वहां फ्लैट है। कैसे देख रहे हैं अचानक से इस तरह का करोड़ों की संपत्ति, चौकीदार? निश्चित तौर पर मैंने बोला ना कि कुछ लोग आदतन जिनकी आदत होती है और हमको जानकारी नहीं है कि क्या मामला है, कहाँ घर है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो जांच चल रही है। और अगर वो जिसके बारे में बोल रहे हैं, अगर इस घटना के पीछे उसका हाथ होगा तो निश्चित कठोर से कठोर सज़ा उसको मिलेगी। हमारा अगला सवाल है कि अब उपचुनाव है बिहार में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? 4 जगह पर इमामगंज आपकी सीट है, मांझी जी अब सांसद हो गए हैं, वो खाली है, तो आखिर कौन आपकी तरफ से कैंडिडेट होगा? कहा तो ये भी जा रहा है कि जो आपकी मिसेज़ हैं वो इस बार कैंडिडेट बनने जा रही हैं। देखिए, इसका अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है। फैसला हमारे तरफ से, हम एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम एक तरफ़ा फैसला नहीं कर सकते हैं। और पार्टी का एक अपना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत संसदीय दल की बैठक होनी है। आज हम लोग ने 8 बजे संसदीय दल की बैठक बुलाई है और उसमें सब पार्टी के सम्मानित लोग उसके सदस्य हैं और अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं और कुछ उस क्षेत्र के भी लोगों को हमने बुलाया है जो उस क्षेत्र के हैं, खासकर के इमामगंज क्षेत्र से। वो मीटिंग में जो बातें निकल के आएगी, 5-6 कैंडिडेट हमारे पास हैं, उनके ऊपर परिचर्चा होगी और जो उपयुक्त कैंडिडेट होगा, जो पार्टी को वहाँ पर विजय दिलाने का काम करेगा, उनको टिकट मिलेगा। निश्चित तौर पर पार्टी पूरे दम के साथ लड़ेगी और पूरी निष्ठा के साथ लड़ेगी, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो सकता है। अभी मेरे पास ऐसी क्लैरिटी नहीं है क्यों। और छोटी मोटी घटना जैसे एक तरह कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं और कुछ लोग उस प्रवृत्ति के होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, जिनका काम ही है कानून तोड़ना। ऐसे लोगों के कारण कभी इस तरह की बातें हो जाती है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि जो भी लोग इसके पीछे है, सरकार पूरी शक्ति के साथ उनके साथ निपटने जा रही है, वो बचने नहीं जा रहे हैं। ये दुखद है कि बिहार के लोग, गरीब लोग खास करके जो रोजी रोटी की कमाई में इधर उधर जाते हैं, 2 वक्त की रोटी आते हैं कमा के, तो 2 वक्त की रोटी उनको परिवार को मिलता है। ये दुखद घटना हुआ है। इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी लागू की थी कि ऐसे लोगों के साथ दुर्घटना ना हो, घटना ना हो। लेकिन दुर्भाग्य से घटना हुई है। सरकार संवेदनशील है, सरकार इसको ऊपर देख रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं, स्वयं समीक्षा कर रहे हैं, स्वयं पदाधिकारियों के स्तर पर बातें कर रहे हैं। जो भी होगा सरकार के द्वारा करेगी और उन लोगों को ज़रूर कठोर से कठोर सज़ा मिले कि इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस बात का आश्वस्त हम आपको संतोष करते जी, हैं। हमने जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक किया है, न्यूज़ बाइस्कोप की टीम ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, इसमें जिस चौकीदार को अभी निलंबित किया गया है उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। पटना में मार्केट है, 2 तल्ला मकान है, दिल्ली में फ्लैट है, जहां ये घटना हुई है वहां फ्लैट है। कैसे देख रहे हैं अचानक से इस तरह का करोड़ों की संपत्ति, चौकीदार? निश्चित तौर पर मैंने बोला ना कि कुछ लोग आदतन जिनकी आदत होती है और हमको जानकारी नहीं है कि क्या मामला है, कहाँ घर है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो जांच चल रही है। और अगर वो जिसके बारे में बोल रहे हैं, अगर इस घटना के पीछे उसका हाथ होगा तो निश्चित कठोर से कठोर सज़ा उसको मिलेगी। हमारा अगला सवाल है कि अब उपचुनाव है बिहार में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? 4 जगह पर इमामगंज आपकी सीट है, मांझी जी अब सांसद हो गए हैं, वो खाली है, तो आखिर कौन आपकी तरफ से कैंडिडेट होगा? कहा तो ये भी जा रहा है कि जो आपकी मिसेज़ हैं वो इस बार कैंडिडेट बनने जा रही हैं। देखिए, इसका अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है। फैसला हमारे तरफ से, हम एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम एक तरफ़ा फैसला नहीं कर सकते हैं। और पार्टी का एक अपना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत संसदीय दल की बैठक होनी है। आज हम लोग ने 8 बजे संसदीय दल की बैठक बुलाई है और उसमें सब पार्टी के सम्मानित लोग उसके सदस्य हैं और अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं और कुछ उस क्षेत्र के भी लोगों को हमने बुलाया है जो उस क्षेत्र के हैं, खासकर के इमामगंज क्षेत्र से। वो मीटिंग में जो बातें निकल के आएगी, 5-6 कैंडिडेट हमारे पास हैं, उनके ऊपर परिचर्चा होगी और जो उपयुक्त कैंडिडेट होगा, जो पार्टी को वहाँ पर विजय दिलाने का काम करेगा, उनको टिकट मिलेगा। निश्चित तौर पर पार्टी पूरे दम के साथ लड़ेगी और पूरी निष्ठा के साथ लड़ेगी,
चाहे कैंडिडेट कोई भी हो सकता है। अभी मेरे पास ऐसी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी हमारे भी एक सीमा है और हम उस सीमा के तहत हम लोग मीटिंग बुलाई है, और हम लोग मीटिंग के बाद जब डिस्कशन होगा तो कुछ बातें साफ होगी तो हम लोग अगले दिन बता देंगे आपको। अच्छा, झारखंड में क्या है आप लोगों का, क्या आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं एनडीए के तहत? देखिए, अभी इसी कोई फैसला नहीं हुआ एनडीए के तहत, इस तरह की कोई बातें नहीं हैं, लेकिन अगर कुछ साथी लड़ने की बात कर रहे हैं तो आज की मीटिंग में ये विषय है। उस मीटिंग के बाद हम लोग कल बता देंगे आप लोगों को। अगर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मेरे पास कैंडिडेट हैं, मेरे पास कुछ लोग हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी लड़ना चाहते हैं और भी कुछ लोग हैं लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब पार्टी लड़ेगी कि कितने सीट पर लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, कि इंडिया के साथ वार्ता होगा, ये आज हम लोग करके कल इस पर हम लोग होमवर्क करेंगे और कल शाम तक हम क्लियर बता देंगे आपको। तो आपने साफ सुना, संतोष सुमन थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी से जो है सारे सवालों का जवाब दिया। इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आगामी जो झारखंड विधानसभा चुनाव हो और बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उन पर उनकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा। कैमरामैन हीरा के साथ महिप्राज, न्यूज़ 22 पटना।